सीए एग्जाम एक तो ऐसे ही इतना डिफिकल्ट, और इसके पढ़ने के लिए हम लोग क्या जतन नहीं करते हैं, दिन रात पूरे परिवार लगकर मेहनत करते हैं, और उसके बाद इंस्टीट्यूट की चेकिंग होने ठीक से ना होने के कारण हम पास नहीं कर पाए। तो अब इसका समाधान क्या हो सकता है, चलिए इस वीडियो में पूरा समझते हैं। दोस्तों, मैं सीए सतीश जलान, 15 साल से मैं सीए स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। ऑफ लेट मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पास नहीं हो पा रहे उनसे बहुत डिटेल में, डेप्थ में जाके बात करता हूँ, उनसे ही नहीं उनके परिवार वालों से भी। तो मुझे बहुत कुछ समझ आता है कि कितना दर्द होता है एक बच्चे के सीने में जब वो पूरी मेहनत करने के बाद इंस्टीट्यूट की चेकिंग की कैजुअलनेस के कारण पास नहीं कर पाता। फिर मैं बहुत सारे काउंसिल मेंबर्स के पास भी जाता हूँ, बहुत सारे एग्जामिनर्स के पास भी गया और हेड एग्जामिनर्स के पास भी जाता हूँ। तो वहाँ पे जब ये मुद्दा रखता हूँ तो वो कहते हैं कि सर जी क्या करें, ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन एरर हो ही जाते हैं, कुछ भी कर लो। इंस्टीट्यूट से जब बातें होती है तो वो कहते हैं हमने डिजिटल चेकिंग कर दी जिससे कि बच्चों का और बेटर चेकिंग हो, थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी आए। बात सारी सही है, लेकिन बात यह है कि बच्चे का करियर तो अटक गया ना। तो इस अटकन का सॉल्यूशन क्या है? तो इंस्टीट्यूट के रेगुलेशंस को हम बहुत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है देयर इज अ रेगुलेशन कॉल्ड रेगुलेशन 39(4) जिसको लेकर पास्ट में भी बहुत सारे विवाद और प्रोटेस्ट बहुत सारे टीचर्स हम लोग मिलकर कर रहे थे, लेकिन उसका कोई अंजाम प्रॉपरली अभी तक आया नहीं। इंस्टीट्यूट उस रेगुलेशन के तहत ये जरूर कहता है कि यदि आपको कोई भी हमारे चेकिंग में डिस्क्रिपेंसी लगती है, डिस्क्रिपेंसी को उन्होंने समझा है दो तरीके से कि आपका क्या तो कोई आंसर चेक नहीं हुआ या फिर आपका टोटल में भूल हुआ है, तो आप अगर इंस्टीट्यूट की नोटिस में लाते हो तो हम जरूर कंसिडर करेंगे। अब क्या होता है, बच्चे ये सोचते हैं कि हम वापस अब क्या इंस्टीट्यूट को बोलने जाए, लेकिन मैं आपको एक सत्य बताने आया हूं कि यदि आप मेरे इस पूरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे तो आपको एक रास्ता मिलेगा जो कि इंस्टीट्यूट कंसिडर करता है और आपको अभी तक मालूम नहीं है। वो सत्य क्या है? हमारे पास्ट में एक स्टूडेंट थे जिनका एग्जाम बहुत अच्छा ही गया था और वो श्योर शॉट थे कि पास हो ही जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, जब एग्जाम का रिजल्ट आया और पास नहीं हुए तो उन्होंने अपने एज यूजुअल आंसर पेपर मंगवाए जो आरटीआई से आते हैं नॉर्मली, वही आए और उसको थॉरली एक एक क्वेश्चन का आंसर मिला के चेक किया। इवन आफ्टर सजेस्टेड आंसर्स वेर लॉन्च्ड, अपने टीचर से भी उन्होंने कंफर्म करवाया कि सर मेरा ये आंसर वाकई में गलत है कि सही है, आप थोड़ा देख के बताइए। तो कुछ आंसर्स तो हमने भी उनको चेक करके बताया कि वो सही ही है। तो उन्होंने क्या किया, रेगुलेशन 39(4) के तहत एक फॉर्म इंस्टीट्यूट देता है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उस फॉर्म को भरा, उसमें सारे डिटेल्स लिखे अपने बारे में और एक अटैचमेंट व्हाइट पेपर डाला, उसका भी सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूं। उस अटैचमेंट को उन्होंने डाला और बताया कि देखिए इस पेपर में इस क्वेश्चन नंबर में ये प्रॉब्लम है। उस बच्चे के हैंडराइटिंग भी बहुत खराब था, उन हमारे दोस्त का, तो उसके हैंडराइटिंग वही ज्यादा पढ़ पाता था, बहुत बार एग्जामिनर नहीं भी पढ़ पाते। तो इसके लिए उसने वो भी बता दिया था कि मैंने अपने हैंडराइटिंग में ये लिखा है, और कुछ आंसर्स चेक नहीं हुए थे, कुछ आंसर्स उसके हिसाब से सही थे। तो वो सारे अपने प्रॉपर केस को बनाकर इंस्टीट्यूट के कुछ डिफाइंड ईमेल आईडीज है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप ये ईमेल आईडी पर भेज देंगे और ज्यादा से ज्यादा एक एक्स्ट्रा उसका हार्ड कॉपी निकालकर स्पीड पोस्ट भी कर देते हैं। उनको फॉलो अप करने से उसमें सुनवाई होती है। और उस स्टूडेंट का क्या हुआ पता है कि स्टूडेंट एग्जाम के लिए वैसे तो पढ़ ही रहा था कि अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मान लीजिए एग्जाम का वक्त आ चला था कि उसके पास मैसेज आ गया कि आपका मार्कशीट अपडेट हो गया, आप पास हो गए, आपने अपने जो रीवेरिफिकेशन में डाला था वो हमने कंसिडर कर लिया है। और वो बच्चा झूमते झूमते अब एग्जाम जो उसके बाकी के पेपर्स बचे हुए थे वो लेके आया और उसी टर्म वो फिर सीए बन गया। सो द पॉइंट इज, हम कभी कभी प्रयास ही नहीं करते, हमें लगता है वो रास्ता ही बंद है, बट आप प्रयास करके तो देखो, एक फॉर्मल रास्ता अपना के तो देखो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी क्या हो रहा है ना, डिजिटल चेकिंग हो रही है। डिजिटल चेकिंग में आप देखना प्रॉपर टिक मार्क्स और
मार्क्स अलॉटेड हर जगह समझ ही नहीं आता। तो बहुत बार हम लोग अपना पेपर भी जब चेक करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि यहाँ पे मार्क्स अगला दिए हैं कि नहीं दिए हैं, रॉन्ग कहाँ है, गलत कहाँ है। तो यदि आपको लगता है कि कहीं पे इंस्टीट्यूट से ओमिशन हो गया है, शायद वो मार्क्स नहीं दिए हैं, तो आप उस कंसर्न को प्रॉपर फॉर्मल प्रोसेस से रेज तो करो। पता चला आप पास हुई जाओगे तो क्या बड़ी बात है। प्लीज रेज दिस मैटर रादर देन सफरिंग एंड सफरिंग। पेपर मंगवाओ और उसको एनालाइज करो और उसमें जो जो आपके हिसाब से मार्क्स होने चाहिए वो सब मार्क्स अपने हिसाब से अटैचमेंट में से लिखकर कि यहाँ पर चेक नहीं हुआ, यहाँ पर चेक नहीं हुआ, वो जो समझते वही भाषा में उनको समझाओ ना। जहां पर चेक नहीं हुआ है वही पॉइंट्स हाईलाइट करो कि ये चेक नहीं हुआ, ये चेक नहीं हुआ। उनका ये कहना है कि हम रीवेरिफिकेशन ऑफ ऑलरेडी वेरीफाइड आंसर नहीं करेंगे। आप एक पर्टिकुलर जगह उन्होंने आपको एक मार्क्स दे दिया है तो उस पर वापस से काट के मार्क्स बढ़ाएंगे या घटाएंगे नहीं। तो दोनों तरफ ठीक है, वो बात तो ठीक है, चलिए आप बढ़ाइए मत घटाइए मत, बट एटलीस्ट अगर जैसे आपने वर्किंग नोट्स बनाए हैं जो करेक्ट है, अगर आपने कुछ स्टेप्स दिखाए हैं जो करेक्ट है, बट उसके लिए आपको कहीं मार्क्स अलॉटेड दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। अरे समझ भी नहीं आ रहा तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, आप रेज तो करो, कुछ तो उनके कान में भी बन के, और क्या पता खुदा न खास्ता आप पास ही हो जाए, है ना। तो प्लीज लेट मी नो हाउ दिस वीडियो हेल्प यू एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर स्टिल सिटिंग आइडल एंड जस्ट वर्शिपिंग रादर देन टेकिंग एक्शन। तो उनको प्लीज मोटिवेट करो और ये वीडियो शेयर करो और बताओ कि देखो इस रास्ते से रीवेरिफिकेशन में एक बार अप्लाई करके तो देख, अगर तेरे को लग रहा है कि तेरे को मार्क्स मिलना चाहिए और नहीं मिला है, एक चांस तो लेकर देख और बाकी पढ़ता रहे, क्या पता एग्जाम ना देना पड़े। मेन प्रेशर तो वो एग्जाम देने का है ना, तो वो तो कम हो जाएगा, ट्राई करने में क्या जाता है। लेट मी नो हाउ इट हेल्प यू इन कमेंट्स, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर एंड टिल देन प्लीज take care of yourself.